मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। हम आपको लेके टेंस में ही चल रहे थे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ वो आपके समझ में आता है या नहीं आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस प्रकार से मन को एकाग्र करते हो। एकाग्रता के लिए भी मैं कभी कभी क्लास में, कक्षा में, अध्यात्म में चला जाता हूँ कि आप किस प्रकार से अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी काम को सफल करने में एकाग्रता की जरूरत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप अपने मन को एकाग्र कर लोगे, मैं कहता हूँ कि यदि आप अपने मन को रोज 2 मिनट के लिए एकाग्र कर लो तो आपका मन 2 घंटे के लिए एकाग्र हो जाएगा। अब वो मैंने आपको कक्षाओं में भी हमेशा बताया करता हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों, अपनी दृष्टि को किसी भी एक बिंदु पे टिका दो और देखना उस बिंदु को कितनी देर तक आप एकटक नजर से देख सकते हो। आपका मन उसी प्रकार से एकाग्रता की ओर अग्रसर होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन 5 मिनट 10 मिनट के लिए एकाग्र हो सकता है। और 5-10 मिनट के लिए एकाग्रता का मतलब 10 घंटे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एकाग्रता से देखोगे, एकाग्रता से सुनोगे और ये भी कामना करूँगा, ये भी आशा करूँगा कि आप वीडियो जरूर देखें, क्योंकि समय है ऐसा, विषम परिस्थितियां हैं, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि सितंबर भी निकल जाए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4-5 महीने बचे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सितंबर भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसी आपदा ही है, देश में ऐसा संकट ही आया है जिस संकट का अभी तक कोई निवारण नहीं, और होगा भविष्य में या नहीं होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक जुटे हैं अपने कर्म करने में। अब सफलता मिलती है या नहीं मिलती है वो परमपिता परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर सद्बुद्धि दे देगा, वो अगर इस महामारी को रोकना चाहेगा तो उन वैज्ञानिकों को सद्बुद्धि देगा, जिसके कारण उनसे वो वैक्सीन तैयार हो जाएगी। अगर वो सद्बुद्धि नहीं देगा तो फिर ये क्रम बेटा ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए ये व्यवस्थाएं, ये हमारे विज्ञान ने ऐसी व्यवस्थाएं की जो आपको घर बैठे पढ़ने को मिल रहा है। हमारे समय में तो बेटा ऐसा कुछ था ही नहीं। आपको जितनी सुविधाएं, कहते हैं कि जितनी अधिक सुविधाएं, जितनी अधिक सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती हैं उतना ही वो आलसी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आलस मत करना, क्योंकि ये आपके जीवन से रिलेटेड है। आप अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश घर बैठे पढ़ाई के माध्यम से करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम टेंस में चल रहे थे। टेंस में किस प्रकार से अंग्रेजी के वाक्य को किस प्रकार से पहचानते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वाक्य को देखना, बच्चों ध्यान से देखना। वाक्य को ध्यान से देखना बच्चों।
पूरे वाक्य को पढ़ना। मैंने आपको पहला मंत्र बताया कि एकाग्रता के साथ पढ़ना। अगर मन एकाग्र है तो आप अच्छी तरह से वाक्य को समझ के उसके बाद में कोई भी एक्शन उस पर लेंगे जो उसने अगले ने करवाने के लिए बोला। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य को यदि एकाग्रता से पढ़ोगे, पूरा वाक्य आपने पढ़ लिया। पहले शुरुआत करी तो शुरुआत में डू मिल गया। अरे डू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है क्या? दिमाग आपका जाएगा। हाँ, डू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब डू पढ़ते ही फिर जहां आप लास्ट में पहुंचे, आपने बड़ा सा क्वेश्चन मार्क देखा। अरे ये तो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, ये वाक्य प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, इसलिए ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका आपको आंसर देना बच्चों, डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हो? यही तो हुआ, इसका हिंदी में अनुवाद यही तो हुआ। और प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी प्रश्न, चाहे वो टेक्सुअल क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके पैसेज से उत्तर छांटने वाला प्रश्न हो, जब वो प्रश्न किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो, समझते चलना बेटा, हम सभी क्षेत्रों में चल रहे हैं। आपको पैसिव भी टेंस के आधार पे बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे 10वीं कक्षा में, तो भी आपके टेंस के आधार पे ही उस वाक्य की रचना करनी। 12वीं कक्षा के लिए, 10वीं कक्षा के लिए, जब कोई भी टेक्सुअल क्वेश्चन आपका किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तब आपको उस प्रश्न का उत्तर यस और नो में ही देना पड़ेगा बच्चों। डू यू लाइक मी, लेकिन प्रश्न आपका 2 नंबर का आएगा, तब आपको आंसर थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा। बाकी इसका आंसर यदि आपने यस और नो में भी दे दिया, तब भी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो आधा नंबर आपको मिलेगा उस पैसेज के आधार पे। देखना बच्चों, यस। अब उसके बाद ये क्या दिया बच्चों? मी दिया। उसके बाद यू दिया, आपको आंसर लिखना। अब यहां यू दिया। कोई भी आपसे प्रश्न करे, क्या तुम मेरे घर आओगे, तो आप उत्तर में क्या दोगे? हाँ, तुम मेरे घर आओगे, ऐसे तो नहीं दोगे। प्रश्न आपसे कोई करेगा तो आप हमेशा मैं से उसको उत्तर दोगे, हाँ मैं आपके घर आऊं। अगर प्रश्न में यू है तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यू के स्थान पे आई आपने कर दिया। वाक्य आपने पहचान लिया, हेल्पिंग वर्ब टू दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य दिया हो, उसका उत्तर जब आप दोगे हमेशा सिंपल सेंटेंस में दोगे। जब सिंपल सेंटेंस में दोगे बच्चों, तो आपको डू हेल्पिंग वर्ब पहचान के आपने पहचाना वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इसका उत्तर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में देना। तो साधारण वाक्य बच्चों सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। आई सब्जेक्ट बहुवचन, इसलिए हमने क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ा। यदि
यहाँ पे ही सीट होता तब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, यस या यस जोड़ना पड़ता, लेकिन प्रश्न में आपके सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए आपको क्रिया फर्स्ट फॉर्म में ही लिखनी। यहाँ पे मी दिया इसलिए यहाँ पे यू। नहीं समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से हमें टेंस की जरूरत पड़ती है, और इस टेंस की जरूरत हर क्वेश्चन में पड़ेगी आपको, चाहे वो टेक्सुअल क्वेश्चन हो, चाहे आपका पैसिव वॉइस हो, चाहे आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो, हर सभी में आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी। प्यारे विद्यार्थियों, हम अभी प्रेजेंट में ही हैं। दूसरा, प्रेजेंट का समझ में आ गया। डू डैट से हम प्रश्न को पहचानेंगे, और डू डैट को जब हम पहचान लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसका उत्तर हमें साधारण वाक्य में देना पड़ेगा, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य कर्ता के आधार पे बनता है। अगर प्रश्न आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, उसका उत्तर जब आप दोगे तो कर्ता के आधार पे क्रिया आपकी लिखी जाएगी। कर्ता यदि बहुवचन आई वी यू दे में से होगा, प्लूरल नाउन होगा, तो आप क्रिया फर्स्ट फॉर्म में ही लिख दोगे। यदि ही सी इट या नाम से आपका उत्तर शुरू होता है तो वाक्य में जो क्रिया जी हो प्रश्नवाचक वाक्य में, उस क्रिया में यस या यस जोड़ देना। ये बेटा, ये बच्चों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अंग्रेजी वाक्य में समाप्त हो गया। उसके बाद आपका आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होगी। प्रश्न में इज आर एम का प्रयोग होगा, तो इज आर एम का प्रयोग जब होगा वाक्य में, तो आपको उत्तर में भी इज आर एम का प्रयोग करना है। जैसे देखना बच्चों, व्हेन आर यू गोइंग टू होम। देखो विद्यार्थी, ये हमारा प्रश्न है। व्हेन आर यू गोइंग टू होम? आप घर कब जा रहे हैं? आप घर कब जा रहे हैं? प्रश्न चाहे आपका टेक्सुअल हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, आपको जब प्रश्न व्हेन से शुरू होगा, व्हेन टाइम सूचक होता है बच्चों, इसमें जब आपको उत्तर देना होगा तो उसमें पैसेज में वहाँ समय संबंधी शब्द दिया होगा, चाहे वो दिन का भाग रूपी समय हो, चाहे वो घड़ी का समय हो, कोई भी हो, तो उसमें आपको आंसर के रूप में आपको उत्तर देना पड़ेगा। सॉरी, आंसर आपको टेंस के अनुसार देना पड़ेगा। अरे बच्चों देखो, मैं आपको पढ़ा रहा था, मन भटक गया, भूल गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा मत करना, अपने मन में भटकन मत रखना, चंचलता मत रखना। मैं इसके लिए सॉरी। जो मैं कह रहा था बाकी मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। देखो बच्चों, व्हेन आर यू गोइंग टू होम? आप घर कब जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? व्हेन से प्रश्न शुरू हुआ। जब इसका आप आंसर दोगे तो हमेशा टाइम की आपको टाइम इसमें लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर जब दोगे, इसी टेंस में ही आपको उत्तर देना है। टेंस बच्चों मत छोड़ देना, टेंस में ही उत्तर आपको देना है। आंसर जब इसका लिखोगे आप, तब भी आपको कंटीन्यूअस टेंस
का प्रयोग करते हुए उसका उत्तर देना बच्चों। यहीं पे समझने की आवश्यकता है। जब आप इसका उत्तर दोगे तो यहाँ क्या दिया बच्चों, When are you going to home? आप घर कब जा रहे हो। जब आप उत्तर दोगे तो मैं से शुरू करोगे, मैं आज, है ना, मैं से उत्तर दोगे। बेटा यहीं पे समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट यू था, यू के आधार पे आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ। लेकिन जब आप आंसर दोगे, आंसर में यहाँ आई बन के आंसर आएगा आपका सब्जेक्ट, तो आई के साथ हमेशा आपको एम का प्रयोग करना बच्चों, यही हमको ध्यान है। आई एम गोइंग टू होम। उसके बाद आप प्रश्न वैन से शुरू हुआ, इसलिए आपको इसमें आंसर देना वो समय रूपी शब्द से देना। अब समय कब आप जा रहे हो, तो समय के लिए बच्चों हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ये हम बताएंगे आपको। एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। उसके बाद जिस समय आप घर जा रहे हो, ये इस तरीके से उत्तर देना बच्चों। टेंस के आधार पे आप इस तरीके से, चाहे वो टेक्सुअल क्वेश्चन का आंसर देना, चाहे वो पैसेज से क्वेश्चन का आंसर देना, उन सभी में आपको टेंस की विशेष आवश्यकता है और टेंस को ही विशेष महत्व देके हमको समझना है। ये तो बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस। उसके बाद देखना वेयर आर यू लिविंग एट दिस टाइम। ये क्वेश्चन दिया, वेयर आर यू लिविंग एट दिस टाइम। इस समय आप कहाँ रह रहे हो। वेयर से प्रश्न शुरू हुआ। वेयर से प्रश्न शुरू होने का मतलब आपको इसके उत्तर में स्थान सूचक शब्द बताना है। टेक्सुअल क्वेश्चन हो तब भी जिसके विषय में पूछा जाएगा, जो आपके लेसन्स दिए हैं टेक्स्ट बुक में, उसमें जिससे रिलेटेड प्रश्न हो, वेयर से शुरू हुआ हो, तो आपको वो जहां रहते हो उस स्थान का नाम आपको उसमें लिखना है। वेयर आर यू लिविंग एट दिस टाइम, इसमें तो आपको स्वयं को अपने विषय में बताना। तो आई, अब यहाँ उत्तर आपको इसी टेंस में देना। अगर यहाँ पे आप लिख दिए आई लिव, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए कहता हूं बच्चों कि टेंस की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप उत्तर दोगे तो आई एम लिविंग। अब आप जहां रहते हो उस स्थान का नाम लिख दो। आई एम लिविंग एट फतेहपुर। आगे एक्स्ट्रा चीज है उसको जोड़ दो, एट दिस टाइम। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना, आपको क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आंसर दे रहे हैं और आंसर हमेशा सिंपल सेंटेंस में दिया जाता है। इसलिए आप लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम अंग्रेजी के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को देख के उसकी पहचान करके टेंस की पहचान करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना कल प्रेजेंट इंडेफिनिट, आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से हम आपको टेंस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के अंग्रेजी में पहचान करवाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपनी कक्षा को यहीं पे संपन्न करते हैं। कल फिर इसी समय
मिलेंगे। नमस्कार।